हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी बीएड एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग आज हम पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न के भी बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे कि हम लोग यूपी बीएड एडमिशन 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और हमारे जो यूपी के टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें हम लोग दाखिला ले सकें। उससे रिलेटेड, उससे संबंधित हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अपने पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल सके। हम लोग जानेंगे जो हमारा यूपी बीएड एडमिशन 2024 के रिगार्डिंग, इसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में आपको देखने को पेपर मिलेगा। जैसे कि प्रीवियस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं यूपी बीएड के, वैसे ही आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। पेपर 1 में आपको दो सब्जेक्ट होंगे, एक हमारा होगा जनरल नॉलेज और दूसरा हमारा होगा लैंग्वेज में। लैंग्वेज में या तो आप हिंदी ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं। आपके पास दो मौका होगा, हिंदी लेने के लिए या आप इंग्लिश लेने के लिए। अगर जीके हमारा होगा तो जीके का नंबर आप जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे हमारे 100 होंगे। यानी कि हमारा ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 2 मार्क्स का हमारे ईच क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जीके का। वही हमारा हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को हम चूज करते हैं तो इसके भी नंबर आप क्वेश्चन कितने होंगे, 50 होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके 100 होंगे। यानी ये भी हमारा ईच कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो नंबर आप क्वेश्चन आपके जो पहले पेपर में देखने को मिल रहे हैं 100 मिल रहे हैं और टोटल मार्क्स आपको 200 मिलेंगे और दोनों का आपका टाइम कितना मिल रहा है, 3 आवर्स। यानी कि आपको 3 घंटे जो है करने हैं, 3 घंटे 100 क्वेश्चन को करने होंगे। ये हमारा पेपर 1 का पैटर्न था। वही हमारा पेपर 2 का पैटर्न में देखेंगे तो सब्जेक्ट में हमारा होगा रीजनिंग एबिलिटी होगी। ये भी हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और टोटल मार्क्स हमारे कितने होंगे, 100 होंगे। यानी ये भी हमारा ईच कितना होगा, 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। वही हमारा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सब्जेक्ट एबिलिटी, जिसमें हमारा होता है सोशल साइंस, साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे, कॉमर्स के होंगे और हमारे एग्रीकल्चर के होंगे। यानी कि अगर बच्चा सोशल साइंस का है या आर्ट बैकग्राउंड का बच्चा है, सोशल साइंस यानी आर्ट बैकग्राउंड ही आ जाती है उसमें, तो आर्ट्स में तो उनको लैंग्वेज भी आएगा, उनको इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया। यानी सभी सब्जेक्ट जो है आपको सोशल साइंस में देखने को मिलेंगे और इसके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और वहीं ये टोटल मार्क्स कितना होगा आपका, 100 होगा। अगर साइंस के बच्चों के लिए देखा जाए तो साइंस में इनका बायोलॉजी भी होगा, केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी होगी और इसी में साइंस में भी आपको मैथ का भी पार्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। साइंस वाले जो बच्चे हैं आपको मैथ का भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए पूरे उनके जो 11th-12th के जो कॉमर्स हैं, ग्रेजुएशन में जो उनका कॉमर्स का रहा है पार्ट, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिससे कि आपका कॉमर्स का क्वेश्चंस देखने अच्छे से हल हो सके। एग्रीकल्चर का जो बच्चा हो पार्ट होगा, यानी जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो उनके लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनका जो हमारा टाइम होगा 3 आवर्स का होगा, यानी 3 घंटे का ये भी टाइम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और आपके 200 मार्क्स होंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, तो आपके क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, तो आपके 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 400 आपके मार्क्स होंगे और टोटल आपको 6 घंटे मिलेंगे। जब आपका पेपर होता है तो पेपर आपका 2 टाइम होता है, यानी फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, एक ही दिन में आपका पेपर होगा। तो पहला जो 3 घंटा होगा वो हमारा पेपर 1 का होगा और जो दूसरा हमारा 3 घंटा होता है वो हमारा पेपर 2 का होता है। अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। यानी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं 200, पेपर 1 में क्वेश्चंस कितने थे, 100 और पेपर 2 में जो क्वेश्चंस हैं 100 हैं, ये हमारे टोटल क्या है, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शन वाले होंगे आपके। फॉर रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। यानी कि आपके 3 अगर गलत होते हैं आपके तो एक आपका सही में से काट दिया जाएगा, तो ये आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहे कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। ये नहीं कि आप क्वेश्चंस को इसलिए आपको देख के समझ के करने होंगे जिससे कि आपका सही में से गलत ना हो जाए, कि गलत अगर आप जितना गलत ज़्यादा करेंगे उतना आपका सही का भी कटता है, ठीक है ना। आते हैं अब हम लोग सिलेबस पे। हमारा पेपर 1 का जो सिलेबस है जिसमें हम लोग पहले जानेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमको क्या पढ़ना है, तो जनरल नॉलेज में हमको हिस्ट्री पढ़नी होगी, इतिहास पढ़ना होगा,
इतिहास में हमारा मोस्टली जो इसमें आपको देखने को मिलता है तो आपका मध्यकालीन और हमारा जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है यही चीज़ें ज़्यादा इसमें देखने को मिलती है। प्राचीन के जो इतिहास है उसमें आपको बुक वगैरह जो चीज़ें हैं उसको देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हमारे करंट अफेयर होंगे वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ पार्ट जो हमारे स्टैटिक्स होते हैं स्पोर्ट्स के वो भी चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे कि क्रिकेट है तो क्रिकेट में कौन कौन से आपके अवार्ड होते हैं, फुटबॉल है तो उसमें कौन कौन से अवार्ड हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो स्टैटिक पार्ट होंगे वो स्टैटिक भी पूछ सकते हैं और करंट भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपको पूछा जाता है वो आपका करंट का पूछा जाता है स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट का हो, बैडमिंटन का हो, या जो भी आपके स्पोर्ट्स के जो पार्ट्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है पॉलिटिक्स, राजनीति। राजनीति यानी कि इसमें ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो हमारा संविधान से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी ज़्यादा आपको डीप नहीं जाएगा, आपको ऊपर ऊपर ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 13 क्या होगा, आर्टिकल 14 क्या हो गया, इस तरह से सिंपल सा आपका जो आर्टिकल पूछ सकता है। राष्ट्रपति के केस में जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं तो उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां हो सकता है, विशेषाधिकार क्या होता है। तो ये जो आपके थोड़े से डीप क्वेश्चन और थोड़े से जो आपके ऊपर वाले पूरे क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलता है किसमें, पॉलिटिक्स में। एक आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल है, तो भूगोल में मोस्टली जो आपको देखते हैं एक तो हमारा भारत का भूगोल हो गया, एक हमारा वर्ल्ड का भूगोल हो गया। तो इसमें जो ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे भारत के भूगोल से ही क्वेश्चन आते हैं और हमारे स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी बन चुका है नोट्स में आपके पास, जो पहले से हो चुका है वो आपके ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलते हैं। जनरल साइंस यानी हमारे समान विज्ञान के जो क्वेश्चन है ये भी देखने को मिलता है, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो या आपका फिजिक्स हो, ये तीनों से देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो हमारा राज्य की जो संस्कृति और कला है, चाहे वो हमारा डांस का फॉर्म हो गया हो, हमारा फेस्टिवल हो गया हो, या जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, ये समथिंग जो आपके आते हैं क्वेश्चंस स्टेट कल्चर से, और इसमें दोनों आपका आता है, करंट अफेयर भी इसका रहता है और इसका स्टैटिक भी, यानी जो पहले से चीज़ें हैं उसको भी, जो जनरल नॉलेज में हो चुकी हैं उसको भी इसमें पूछता है। सोशल इशू रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, यानी कि सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो आपके प्रश्न होंगे ये भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगा, यानी पूरा जो आपके करंट अफेयर होते हैं, यानी करंट अफेयर का उसको आपको देखने को मिलता है। आप करंट अफेयर कितने मंथ का आप तैयार कर सकते हैं, तो कम से कम आप जो है 1 ईयर यानी 1 ईयर का इसके प्रीवियस का आप लोग तैयार कर सकते हैं। यानी अभी फैब चल रहा है, आपका एग्जाम होगा अप्रैल में 20 तारीख को, 20 अप्रैल को आपका और जो डेट है इसका निर्धारित है। अगर किसी कारणवश ना हो तो आपको 20 तारीख को ये आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो 20 अप्रैल को हो रहे हैं तो आपको इसके प्रीवियस का यानी अप्रैल से प्रारंभ करके अभी तक का जितने भी करंट अफेयर हैं आप लोग उसको रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि देखिए आपका जो जनरल नॉलेज होता है इसमें आपका क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। जो वर्तमान के हैं करंट अफेयर उसको पूछेगा, तो ये मोस्ट होता है कि इसमें जितना आप नंबर गेन कर लेंगे उतना नंबर आपका मैक्सिमम होता है, ठीक। क्योंकि आपका जो हिंदी है अभी हम लोग बात करेंगे, या इंग्लिश है वो हमारा लैंग्वेज है। रीजनिंग का जो एबिलिटी होता है वो भी आपका थोड़ा आसान होता है, जो बच्चे मैथमेटिक्स वगैरह पढ़े हैं आसानी से उसमें कर सकते हैं। तो जो मेन दिक्कत होती है या तो आपको जनरल नॉलेज में दिक्कत होगा, और जो सब्जेक्ट वाली होती है तो ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट में वही पढ़ा हुआ है तो आप सब्जेक्ट के कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लेके। तो एक दोनों पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, एक आपका पेपर 1 का जनरल नॉलेज और पेपर 2 का जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट हमारा आता है पेपर 1 के लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आपका ऑप्शनल है, यानी कि या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं या आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं, दोनों में से केवल एक आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ने हैं टेंस पढ़ने हैं। टेंस इंपॉर्टेंट है, टेंस से क्वेश्चन आपको भर भर के देता है, तो इसलिए आप लोग टेंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इडियम एंड फ्रेजेज आपको देखने को मिलेगा। वोकैबुलरी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती है। रीडिंग कंप्रिहेंसिव आपका आएगा, 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है ना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। एरर जो हमारे करेक्शन होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और फिलिंग द ब्लैंक जितने भी हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और यहाँ पे जो 2 पार्ट हैं एरर, करेक्शन और आपके फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, इसी में आपके नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना, एडजेक्टिव हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गई आपके, ठीक है, और एक आपका हो गया कंजंक्शन, ठीक है।
ये सब कुछ जितने भी टॉपिक हैं आपको इन दोनों में देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश को, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है ले रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के इसको जाइएगा, जिससे कि आपको एक भी नंबर जो है दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिंदी भाषा जो हमारा होगा। हिंदी में क्या क्या पढ़ने हैं आपको, तो व्याकरण पढ़ने हैं। व्याकरण में आपके सब कुछ आ जाते हैं। उपसर्ग पढ़ने हैं, प्रत्यय पढ़ने हैं, गद्यांश पढ़ने होंगे। गद्यांश पद्यांश भी आ सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, गद्यांश पद्यांश भी आ सकते हैं। संधि समास ये चीज़ टॉपिक है। अलंकार को पढ़ने होंगे, मुहावरे पढ़ने होंगे, लोकीतियाँ, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपके पढ़ने हैं, रस पढ़ने हैं, छंद पढ़ने हैं, अलंकार पुनः आ गया है। अनेक शब्दों के लिए जो हमारे एक शब्द होते हैं उसको भी आपको पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी है, हिंदी में आपके लमसम पूरे टॉपिक पढ़ने होंगे, चाहे आपका स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, आपके वचन हो गए, कारक हो गए, ठीक है ना, आपको संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, इसमें भी आपका काल आता है, इसमें भी काल को आप पढ़ते हैं। यानी कि आपके व्याकरण के जितने भी होंगे तो आपको सबको पढ़ने हैं। तो एक बार आप कंसेप्ट पढ़िए, दूसरे बार जो है मैक्सिमम रिवीजन, जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका ये प्रैक्टिस बेहतर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेपर 2 में। पेपर 2 में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। रीजनिंग एबिलिटी, आपके जो रीजनिंग एबिलिटी होगा इसमें देखिए 2 पार्ट आ जाता है। कुछ जो हमारे टॉपिक हैं वो हमारे रीजनिंग के हैं, और कुछ टॉपिक आपके मैथमेटिक्स के भी, वो भी सिंपल से टॉपिक हैं जो बेसिक है। अर्थमेटिक जो हमारा मैथमेटिक्स होता है उसके पार्ट हैं जो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग एबिलिटी, यानी तर्क करने की जो हमारी क्षमता होती है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होता है, उसमें अल्फ़ाबेट का हो सकता है या नंबर्स का हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग होती है, पजल्स को आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्शन देखने को मिल सकता है, रैंकिंग आएगा, श्रेणी हो गया, सीरीज कम्प्लेक्सन जो होता है, श्रृंखला समापन होती है, रिलेशन, यानी हम लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। सीक्वेंसिंग हो गया, सीक्वेंसिंग करना जो है, अनुक्रमण दूसरे नंबर पे आएगा, सीक्वेंसिंग अनुक्रमण करना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है पेपर 2 में रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में ही अब ये हमारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का ही नाम में आएगा। जैसे नंबर हो गया, नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा, संख्या पद्धति आ जाएगी। दूसरे नंबर पे हमारा आता है परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे टाइम एंड डिस्टेंस है, समय एवं दूरी के बारे में हमको पढ़ना होगा। एवरेज के बारे में हमको पढ़ना होगा, औसत के बारे में पढ़नी होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, यानी दोनों आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको दिक्कत ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये अनुपात और समानुपात जो होता है इसको भी आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। तो ये आपके जो है मैथमेटिक्स के पार्ट हैं, और जो सिंपल से हैं, अर्थमेटिक जो हमारा मैथमेटिक्स होता है उसके पार्ट होते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारा पेपर 2 का जो सेकेंड पार्ट है, जो हमारा 50 मार्क्स का आता है। ये हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जो हम लोग पढ़े हुए होते हैं। तो एक होता है आर्ट्स, एक कॉमर्स हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। अब अगर जो सिलेबस पढ़ना होगा तो इसमें आपका 11th 12th या ग्रेजुएशन तक के अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग बस आर्ट की बात करेंगे तो आर्ट में हमारा लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है ना, और सोशल साइंस के सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। किसके सब्जेक्ट? सोशल साइंस के, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक्स हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, सोशियोलॉजी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है ना, साइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ सब्जेक्ट जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, किसमें? आर्ट्स में ही देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज में आपके संस्कृत हो जाएंगे, हिंदी हो जाएंगे, इंग्लिश हो जाएंगे, यानी सबसे क्वेश्चन जो है मिला के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही साइंस वाले जो बच्चे होंगे इनको क्या हो जाएगा, तो इनको बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, ठीक है ना, और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, तो कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं इनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन आसान नहीं होता है, इनको भी इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, अकाउंटेंसी और बिजनेस, ये तीनों को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर 11th 12th की अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो एकदम पूरा कंसाइज है। वही एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को पूरा एग्रीकल्चर का ही पार्ट आता है, तो लोग एग्रीकल्चर को भी अच्छे से देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोगों का रिसोर्स क्या होगा, संसाधन क्या हो सकते हैं। तो संसाधन में देखिए आप लोग अपना खुद का जो है, अगर बुक के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो बुक के द्वारा आप लोग एक बुक बेस्ट तरीके से लेके उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आपका जो सामान्य ज्ञान के लिए जो आपका आता है
हिंदी का अगर 2 पार्ट है, यहाँ पे आपको समझना है। सामान्य ज्ञान के लिए जो आदित्य पब्लिकेशन का आता है तो उसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन का ले सकते हैं। और एक चीज़ और है, हिंदी के लिए भी आपका क्या होता है, आदित्य पब्लिकेशन का ही देखने को मिलता है, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। ऐसे ही आपको चीज़ें देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको हिंदी लिखा होगा, ठीक। तो इसको आप ले सकते हैं। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं इसमें पहले से ही क्या होता है, इनबिल्ड होता है, ठीक। दूसरा, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए आप लुसेंट का ले लीजिए, जो जिसमें आपका बेसिक इंग्लिश दिया हुआ है। इसमें आपको प्रैक्टिस खूब भर के दिया हुआ है, चाहे आपका इरर डिडक्शन देखना चाहते हो या आपका रीडिंग कंप्रहेंसिव हो, ये सब कुछ चीज़ें आपको इसमें डिटेल में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जीके का यानी सामान्य ज्ञान का, तो एक मैंने यहाँ पे सामान्य ज्ञान एक यहाँ पे हो गया और एक हमारा सामान्य ज्ञान महेश कुमार वड़वाल का है, जो IPS अधिकारी थे। इनके द्वारा जो है NCERT का पूरा सार दिया हुआ है। तो अगर जिनको डिटेल में पढ़ना है, सामान्य ज्ञान को समझना है, तो वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें आप डिटेल में तरीके से चीज़ों को समझ के पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है, एक सामान्य ज्ञान यानी आदित्य का और एक इनका महेश कुमार वड़वाल का। और हिंदी का भी आप लोग आदित्य का ही ले लीजिएगा, सेम एज इट इज यही आपका प्रिंट होगा और यहाँ पे आपका हिंदी लिखा होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग के लिए। तो अगर आप रीजनिंग के लिए लेना चाहते हैं तो अरिहंत का एक मोस्ट आपका बुक है मास्टर रीजनिंग करके, जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल और एनालिटिकल जो हमारा रीजनिंग होता है, ये तीनों प्रकार से आपको एक बेहतर तरीके से इसमें बताया गया है। तो इसको आप लोग ले लीजिए रीजनिंग के लिए। और एक और बुक है जो मैथमेटिक कंसेप्ट किंग है, केवल कंसेप्ट किंग यानी कि इसमें केवल आपको सूत्र वगैरह दिए गए हैं और जो बेसिक जो ट्रिक्स होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं। तो ये गगन प्रताप सर का जो है कंसेप्ट किंग है, इसको आप लोग ले सकते हैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसको आप लोग लेके जो बेसिक जो मैथमेटिक्स का है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो उसका जो बेसिक हमारा कंसेप्ट क्या होगा, उसके फार्मूला क्या होंगे, परसेंटेज के कौन कौन से फार्मूला होंगे बेसिक, तो उसको आप लोग इसको लेके बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं। तो मेरा नंबर ये नहीं है कि मुझे रीजनिंग आ रहा है तो मैं रीजनिंग पे ही फोकस करूँगा, मैथ का क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ठीक है ना। जैसे जो कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि उनको मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं होगा, चलो मैं रीजनिंग का पार्ट कर लूँगा, मैथमेटिक्स छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स को भी आप लोग कर सकते हैं उसको, लेकिन उसका एक तरीके से अगर आप मेथड से अगर यूज करके करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐसे ऐसे सूत्र दिए हुए हैं सिंपल सा कि आप इसको भी अगर करके जाते हैं तो आपका जो मैथमेटिक्स का जितना भी पार्ट के क्वेश्चन आएंगे आप सबको करके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग इसको करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपके जो सिलेबस हैं UP BEd एडमिशन 2025 के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अगर और भी चीज़ें कोई आपको क्वेरी होती है, कोई अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।